What happened with market access in 92-93? Again, this is our main topic, but just to answer your question, Pakistan received requests from various countries for reduction of tariffs and binding them from further increase on, if I'm not wrong, about 1,390 items. Requests came in, we processed them, we reduced tariffs, and we bound, and we gave those countries access on these items. Now in return, what happened, that was not the job of that committee which I represented. I don't know what happened, but I can tell you in fact what has happened on that as well. So this, on these 1390 items, we reduced tariffs and we bound them. It was 92-93, and this was all about from 92, 93 to 95. So these were the market access negotiations which were going on for 3 years and finally implemented in 1995. Is that clear? So in 1995, Ji? 1995 onwards until 2003, what are the visible changes? Visible changes, the tariffs are going down. You cannot grant protection just for the sake of protection, but you will only be able to grant protection against unfair trade, against increased imports, against subsidization, against dumping. So these were the rules. क्या फॉर्मूला है जी? क्वालिटी बेहतर करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें तो ये आप अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। क्या ये कॉमर्स को अफेक्ट करेगी? जी, ये एक लिहाज से ये सही बात है, स्पेशली इन टेक्सटाइल सेक्टर, बिकॉज जब आप टेक्सटाइल सेक्टर, अभी तो आपको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने कोटा दिया हुआ है कि जी पाकिस्तान से इतना मटेरियल आना ही आना है। जब कोटास हट जाएंगे, व्हाट विल हैपन? कौन एक्सपोर्ट कर सकेगा? जो कंपेटिटिव है, जिसका क्वालिटेटिव एज अच्छा है, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है। यस, जस्ट द टेक्सटाइल। नहीं, वो एजोडाइज का कॉन्सेप्ट है। एजोडाइज दे से कि एजोडाइज आर कैंसेरियस और वो मैलिग्नेंट होती हैं, लेकिन एजोडाइज के साथ अब कौन बना रहा है? इट्स वेरी रेयर, पाकिस्तान में तो कोई नहीं बना रहा। मस्ट बी, ये काम तो वो करेंगे इफ दे आर ओपनिंग अप द इंडस्ट्री। कोटाज हटा रहे हैं तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो लगाएंगे। एस्बेस्टॉस डेडेक्स कंपनी है जी। व्हाट इट मेक्स इज, इट मेक्स एस्बेस्टॉस पाइप्स, और ये डक्ट जो होते हैं इसके एसी के, वो एस्बेस्टॉस उसमें लगाते हैं। वो एस्बेस्टॉस दुनिया सारी में बंद कर दिया गया बिकॉज इट्स कैंसेरियस एंड मैलिग्नेंट। तो वो डेडेक्स कंपनी है कराची की जी। यस, इसके जी मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक और सेल था जिसने वो किए थे। अब वो रिक्वेस्ट क्या थी, वो क्या नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट्स डिग आउट करने पड़ेंगे जाके। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि बेसिकली आप टैरिफ्स को रिड्यूस करें जिससे कि डोमेस्टिक की कॉस्ट भी कम होगी और इम्पोर्टेड भी कॉस्ट कम होगी और लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे और फ्लरिश करेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, अगर फॉर इंस्टेंस वी आर टॉकिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, तो वो शायद पर ईयर 100 यूनिट या 1000 यूनिट बनाती है। अब एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स्ड कॉस्ट का। अब शायद यू मस्ट बी नोइंग दैट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है?
नहीं, अभी विल नॉट गो इस कॉन्सेप्ट में ना देखें, इसको इस कॉन्सेप्ट में देखें जी। मटेरियल है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट ये है, फिक्स्ड कॉस्ट ये है कि आपका प्लांट चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक कॉस्ट आ रही है, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कि आप जितना बनाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक। अब एक प्लांट है वो 10,000 यूनिट्स बनाता है एक शिफ्ट पे, और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है से 15,000 रुपए पर पीस, ठीक है। अब इसका ब्रेकअप ये है कि इसमें से इसकी से फॉर इंस्टेंस 10,000 इसकी वेरिएबल कॉस्ट है और 5,000 इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप डंपिंग में भी जाके देखेंगे कि डंपिंग क्यों बंदा उसकी तरफ माइल होता है कि वो डंपिंग करे। अब एक शिफ्ट के आप चलाएं प्लांट को या 3 शिफ्ट पे चलाएं, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पर यूनिट 5,000 आनी, ठीक है। आपने एक शिफ्ट को पूरा चलाया और दूसरी शिफ्ट पे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आ रही थी, जो जिसको आप मार्केट में बेच रहे थे 15,000 का, अब आप उसको 11 में भी बेच सकते हैं। क्यों? फिक्स कॉस्ट कम हो गई। फिर आप तीसरी शिफ्ट में चले जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट और कम हो जाती है, फिर आप उसको 10,000 के ऊपर भी बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी पहली शिफ्ट ने ही मीट कर दी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि एक साल में वो 1,000 यूनिट बना रहा है पाकिस्तान में। वी आर टॉकिंग ऑफ जापान, वी आर टॉकिंग ऑफ कोरिया, वी आर टॉकिंग ऑफ चाइना। ये कितने बना रहे हैं? 2 लाख। ये कितना बना रहा है कोरिया? 1.5 लाख। चाइना कितना बना रहा है? 5 लाख। Now you compare this with the concept of fixed cost. आपके कहने के मुताबिक हम टैरिफ नीचे ले आते हैं, गुड्स मार्केट में आ जाते हैं, सस्ते बिकना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में होगा क्या? आपकी जो ये एक इंडस्ट्री है जो 1,000 यूनिट बना रही है साल का, और इसके में वो 700 बंदों को नौकरी दे रही है, एम्प्लॉयमेंट, ये तो बंद हो जाएगी। ये बंद हो जाएगी तो आपके जो 700 बंदे हैं वो क्या करेंगे? वो डिकॉइटी करेंगे, लूटिंग करेंगे, तो इसके एक और मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो अब वो लेवल क्या होना चाहिए जिस पे कि ये इंडस्ट्री बंद भी ना हो और आप इंपोर्ट्स भी कर सकें और कौम को सस्ता एयर कंडीशनर भी मिले। तीन वेरिएंट्स हो गए ना, तो वो 3 वेरिएंट्स को डिटरमिन करने के लिए उसको कहते हैं टैरिफ मेजरमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट ऑफ टैरिफ प्रोटेक्शन लेवल। जी ये पढ़ेंगे जी, समझ नहीं आई जी। बड़ा मार्केट जी, नहीं तो वो आप फैसला करते हैं कि आपको कौन सी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी है। अब इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। वो उसमें वैल्यू एडिशन में नहीं जाते, वो नहीं कहते कि जी हम आयरन ओर को लेंगे, हम उसको पिग आयरन बनाएंगे, उससे स्टील बिलेट्स बनाएंगे, स्टील बिलेट से एंगल आयरन बनाएंगे, एंगल आयरन से शीट और फलां चीज़ें बनाएंगे। वो और उठाते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं जी। वो नहीं, वो क्रूड ऑयल की भी एक एग्जांपल अच्छी है, क्योंकि फिर आप क्या देखते हैं कि रिफाइनिंग कॉस्ट आपके मुल्क में क्या आ रही है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के आपको क्या रिटर्न आ रहा है, और सीधा आप क्रूड ऑयल उठाया और दुनिया में पूरी डिमांड है और सारा इराक का सिनेरियो उसी के ऊपर आया, तो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जेंटलमैन, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट देयर हैज गॉट टू बी ए लेवल। वो लेवल क्या है? वो लेवल है जहां पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाती, इट्स नॉट शट डाउन, नहीं हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, इसको इतना हायर प्रोटेक्शन न दी जाए कि इसमें इनएफिशिएंसीज चली जाएं। व्हाट इज इनएफिशिएंसी? There could be production inefficiency, there could be financial inefficiency, there could be quality की inefficiency, क्योंकि उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट ही बिकना है, तो जैसा भी होगा लोग खरीदेंगे।
मोनोपोली इज वन एंगल। नंबर 3 के वो ऐसी प्रोटेक्शन लेवल भी ना हो कि वो ये इतना महंगा, जिसने आपने मोनोपोली का एंगल फरमाया कि आप उसको इतना पोजीशन दे दी है उस इंडस्ट्री को कि उसने कार्टेल बना लिया है, जिस तरह गाड़ियों के केस में बना हुआ है। अब गाड़ियों का क्या है? टोयोटा करोला व्हेन मैन्युफैक्चर्ड इन जापान अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ $500 per car to the manufacturer. The same car, when only assembled in Pakistan, earns the assembler a profit of $3,000. Now this figure was 1 year back. अब क्या इसकी सूरत हाल है? You need a recent study on that, a new study on that. तो gentlemen, your question, I hope it stands answered now, कि आपको ये देखना है कि किस लेवल के ऊपर आके आपकी इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर कि वो बंद भी ना हो जाए, उसमें ओवर प्रॉफिटेरिंग भी ना हो, उसमें एफिशिएंसी लेवल भी ठीक हो और कौम को वो आइटम भी सस्ते दामों बिके। अब ये कौन डिटरमिन करेगा, इसमें क्या स्टेक्स होते हैं और क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वी ऑल नो। ये हमें स्टेट्स का नहीं पता, इसीलिए तो आए पढ़ते हैं। किसका नहीं पता जी? ये जो स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं क्या मसले होते हैं, यही तो सब पढ़ते आए हैं सर, आप इतना से जी इस्लाम गवर्नमेंट का एक अदारा है, मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी। इस पूरे सिनेरियो में जी मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी ये नहीं करता, ये अदारा उसका नाम है नेशनल टैरिफ कमीशन, वो ये डिटरमिन करता है। फाइनेंस वाले तो नहीं, मोनोपोली चीज़ है, वो तो मोनोपोली को कंट्रोल करते हैं। ये प्रोटेक्शन लेवल जो है ये नेशनल टैरिफ कमीशन करता है। देखिए बाज पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, वो टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक अटैच डिपार्टमेंट है जी। एसेंशियली ये सारा काम उन्हीं को करना चाहिए और वही करते हैं। सर ये ना हाई प्रॉफिट मार्जिन है इसमें एज कम्पेयर टू जापान, तो फिर क्या वजह है कि आप लोग गाड़ियों में से नहीं निकल रहे हैं बाहर? आई डोंट नो व्हाई। इट्स अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से एक एक्सक्यूज बना हुआ है जी बस ये ऐसे ही है जी। एक चीज़ है, अगर आपकी एक साइड बंद हो रही है तो दूसरी साइड पे आप देखें अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपके पास। गाड़ियों के अलावा हम बात करेंगे जी। अब वी हैव हैड लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन कार्स, लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। कोई और एग्जांपल लीजिए, बताइए। सीमेंट विल नॉट बी ए गुड एग्जांपल क्योंकि उसका सारा रॉ मटेरियल लोकल है। फर्टिलाइजर पे तो ड्यूटी इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कम रखी हुई है ताकि बाहर से भी आ सके। फर्टिलाइजर इज नॉट ए गुड एग्जांपल। कोई और बताइए। अब टीवी का एक और मजेदार चीज है जी। टीवी आज से 3 साल पहले एक लिस्ट बनी थी जिसको कहते हैं आइटम्स प्रून टू स्मगलिंग, जिसमें स्मगलिंग ज्यादा होती है। अब स्मगलिंग क्या चीज है और स्मगलिंग के ऊपर भी एक टैरिफ होता है। वो क्या होता है? What is smuggling tariff? It's not a proper word, legal word. Na. Bribe is one part. Smuggling cost, जिसमें ब्राइब भी आ जाती है, जिसमें मुश्किल रास्तों से लेके उसको, वो जो स्मगलिंग कॉस्ट है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। जब पाकिस्तान ने ये डिटरमिन की थी एक एक्सरसाइज आज से 3 साल पहले, तो उन्होंने ये कहा था जी कि किसी भी चीज़ की स्मगलिंग कॉस्ट, अगर आप उस वक्त अफगानिस्तान से ट्रेड होती थी, दुबई से माल अफगानिस्तान आता था, सेंट्रल एशिया से होता हुआ और फिर इधर वापस पाकिस्तान आ जाता था, तो हम कहते थे जी उस वक्त जो डिटरमिन किया वो 20 से लेके 25% तक स्मगलिंग कॉस्ट है। अब इसको दूर करने के लिए टेलीविज़न के ऊपर या वीसीआर के ऊपर ड्यूटी उस वक्त 60% होती थी, 60% से कम करके 10% कर दी गई। क्यों? अब ये देखिए कि अगर 100 महीने के 100 टेलीविजन इंपोर्ट स्मगल हो रहे हैं, तो उन 100 के ऊपर गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना आ रहा है? नील। क्यों? कि ये सारा क्लैंडस्टाइन इंपोर्ट्स या स्मगलिंग के चैनल से या अनलॉफुल चैनल्स के साथ आ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया? 10% ड्यूटी कर दी।
अब स्मगलर ने एक देखा कि मैं इसको अगर स्मगल करता हूं तो मैं कॉस्ट पे करता हूं 25%, और यही चीज़ अगर मैं इंपोर्ट करता हूं रेगुलर चैनल से तो मैं 10% ड्यूटी देता हूं। तो ये एक इकोनॉमिक मेजर गवर्नमेंट ने लिया टू कर्ब टू डिस्करेज स्मगलिंग। और इस सूरत में क्या हुआ कि 100 पीसेस आ रहे थे, इनटू 10% अगर जो भी इसकी वैल्यू थी तो उतना एडिशनल रेवेन्यू आना शुरू हो गया। हयाताबाद में भी चीज़ें मेरा ख्याल अब इम्पोर्ट होके आ रही हैं और वो हयाताबाद में वैसे बिक रही हैं जी। फाइव मिनट्स ब्रेक, ऑल राइट, 10 मिनट्स। अभी 45 मिनट पड़े हैं जी, 3.25 घंटे की आपकी क्लास है जी ये। एट दी this principle states that higher the value addition, higher the tariff rate. Lower the value addition, lower the tariff rate. दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स। व्हाट वाज दैट? कि प्राइमरी रॉ मटेरियल्स थे, सेकेंडरी, and then intermediate, and then finally finished goods. तो असूली तौर पे प्राइमरी के ऊपर ड्यूटी रेट 0 से 5 हो फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी पे 10 से 15, इंटरमीडिएट पे 15 to 20 और फिनिश प्रोडक्ट पे 25%। दिस इज अ सिंपल प्रपोजिशन। दोनों को, कैस्केडिंग को और इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन को वी हैव कंबाइंड। व्हाट इज अ टैरिफ एनोमली? टैरिफ एनोमली इज व्हेन द टैरिफ रेट्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ अ प्रोडक्ट attract higher rate and the product itself attracts a lower rate. What will happen? Tariff anomaly. There are two things, tariff anomaly and fiscal anomaly. At the moment we are talking of tariff anomalies. What is a tariff anomaly? Tariff anomaly says that a tariff structure is anomalous insofar as the raw materials imported to manufacture that product domestically attracts higher rate than to import that product at lower rates. Any example? जी रॉस्किन्स के ऊपर कैसे? उसके ऊपर अगर आप पैकेजिंग करें तो उसके ऊपर कंफर्ट है, जबकि आप ओरिजिनल फिनिश प्रोडक्ट है, जब वही आप रॉस्किन में लेके आते हैं एग्जाम्पल पीका वगैरह से ज़्यादा उसके ऊपर इन्होंने तकरीबन 18% रखी है। और फिनिश प्रोडक्ट पे कितनी? फिनिश प्रोडक्ट दैट्स अराउंड 14-13। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। कोई और एग्जांपल दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं नोट करता रहा हूँ, ये उसमें ये हम लोग पेमेंट्स करते हैं लास्ट 5 ईयर्स में। आइए ज़रा बोर्ड पे आइए, लिखिए क्या आप प्रपोजिशन दे रहे हैं कि किस चीज़ पे क्या रेट ऑफ ड्यूटी है। टू 18 का तो कोई टैरिफ में रेट ही नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ उसके, दैट वाज अराउंड 15% का या 16% का, एंड फिनिश गुड्स के ऊपर जो कि हमने लेके आते थे फ्रॉम चाइना या फिनिश प्रोडक्ट क्या चीज़? उसमें हाइट्स आती थी, उसको भी हाइट कहते हैं, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट्स में जस्ट लाइक दिस वन, एक ट्रीटेड आती है, अनट्रीटेड आती है, ये अनट्रीटेड है, ये ट्रीटेड वन है। इसके ऊपर तकरीबन 13 अराउंड 14%, 2-3% ऐसा डिफरेंस था।
I'm not sure of this typical example. लेकिन फिर what did you do finally? Did you make a representation to government? कि इसको रॉ स्किन्स परचेज करते थे, सॉरी फिनिश प्रोडक्ट्स हम लेके आते थे, उसके ऊपर हमें काफ़ी सेविंग्स आई और इन्होंने हम लोग बल्कि जब एक्सपोर्ट करते थे इसको ज़रा ऑफ करें. डिफरेंट किस्म की I'll talk about this concept what you have raised for 5 minutes because this is important. आपका कहना ये है raw skins attract a duty rate from 17 to 18%. अराउंड समथिंग जी अराउंड. और फिनिश्ड स्किन्स जो हैं या ट्रीटेड स्किन्स इसके ऊपर ड्यूटी है 13%. नाउ there is a anomaly which is there by mistake. There could be an anomaly which is there by purpose. What could be the purpose here? पहले कॉन्सेप्ट हम पहले बात कर लें, फिर हम टिपिकल एग्जांपल पे जाएंगे. रॉ स्किन्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं, में 4-5 साल पहले जो फाइट्स थी पाकिस्तान में वो कम हो गई थी, वो इम्पोर्ट न करने की वजह से ये हुई. so what is this? This is an intended anomaly. This was intentional. क्यों कि एक तो आपके पास रॉ स्किन्स की कमी हो गई और आप फिनिश्ड स्किन्स मंगा रहे हैं. अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं. फॉर इंस्टेंस जर्मनी वांट्स के आपका जो लेदर है, अब यहाँ पर आप इफ़ यू आर इनटू लेदर इंडस्ट्री, लेदर में क्या चीज़ बेसिक क्या प्रोसेसेस है? रॉ स्किन आपने ली, आपने इसको टैन किया, टैनिंग राइट. आप इसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं? बेसिक क्रोमियम सल्फेट. इफ़ यू आर फेमिलियर विद द इंडस्ट्री, बेसिक क्रोमियम सल्फेट से आपने इसको टैन किया, इसको ट्रीटमेंट दिया और आपने इसको बना दिया ट्रीटेड स्किन. ठीक है जी. ट्रीटेड स्किन से आपने इसको कट किया, कटिंग करके आपने इसकी स्टिचिंग की और यू गो इनटू प्रोडक्ट. नाउ इस एग्जांपल में मुझे ये लगता है कि रॉ स्किन्स, वन रीज़न एज यू सेड कि जी रॉ स्किन्स कम थी. नंबर 2 ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ मुल्क ऐसे चाहेंगे जी आप रॉ जो ट्रीटेड स्किन है वो आप अफ्रीका से लें या किसी और चाइना से लें, और चूंकि स्टिचिंग आपके यहाँ सस्ती है तो आप इसकी स्टिचिंग और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करें, लेकिन ये स्किन आप ट्रीटेड स्किन इंपोर्ट करें फ्रॉम दोज कंट्रीज. तो दिस विल बी एन इंटेंडेड एनोमली. दिस इज फोकस टू समथिंग टू अचीव सम रिजल्ट. ये दिस वाज नॉट टू द detriment of your leather industry. Obviously it would be detrimental to your tanning industry, right? तो ये एक पर्पसफुल भी हो सकता है. अब उस वक्त के क्या हालात थे, आई एम नॉट श्योर, बट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? जितनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इस क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकेंगे, लाइक द जेंटलमैन रेज्ड ऑन लेदर, उतना ही आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पे समझेंगे. सो tariff anomaly, for instance, this could be a little more complicated example, but output है finished product है formic acid. उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंपोर्ट जब आप करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी है 25%. अब इसके जो इनपुट्स हैं, जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं, उस पर क्या है ड्यूटी? सोडियम फॉर्मेट के ऊपर 5% है. ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है, वील फॉरगेट दिस. बेसिक इनपुट्स क्या हैं? कास्टिक सोडा 7000 पर मेट्रिक टन, और अभी हमने वर्कआउट किया था तो कितने परसेंट ड्यूटी निकली थी 7000 को कन्वर्ट करके? 116%. अब फॉर्मिक एसिड को जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी है 25%. लेकिन इसको बनाने के लिए जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने जाते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी है 107 की जगह 116%, which is at least 5 times higher or 3.5 times higher than the finished product. तो ये क्या बन गया? ये एक tariff anomaly बन गई. We'll stop here. I'll expect any questions on it. So in this specific example, the output can be of approximately, let's say, 500 devices, 500 rupees. We
वी आर टॉकिंग ऑफ टैरिफ एनोमली, ओनली टैरिफ। जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो फिस्कल एनोमली से पर्टेन करता है, वो अगला कॉन्सेप्ट है जी। एबरेशन दैट नीड्स टू बी सॉल्व। अब जब आप आगे जाएंगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि टैरिफ रिफॉर्म्स, टैरिफ को सही किस तरह से करना है, उसमें सबसे पहला काम यह कि अब उसमें से टैरिफ एनोमलीज रिमूव करें। कैस्केडिंग प्रिंसिपल्स जो मैंने यहाँ लिखे थे उनको, इकोनॉमिकल जो कैटेगराइजेशन है उनको फॉलो करें। अब ये क्यों ज़रूरी है इसको भी हम देखते हैं, लेकिन जी नहीं, इंटेंडेड तो अगर देखिए नहीं, इंटेंडेड फॉर अ लार्जर बेनिफिट ऑफ द नेशन यू कैन डू इट। अब रॉ हाइड्स नहीं है मुल्क में तो आप क्या करेंगे? वन ऑप्शन इज कि इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए आप रॉ हाइड्स की इंपोर्ट अलाउ कर देते हैं। दूसरा ये है कि आप फिनिश्ड लेदर जो है रेडी फॉर कटिंग एंड स्टिचिंग एंड फॉर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपकी एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा किस चीज़ का है? सेमी फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का, स्टिच करके कटिंग की, वैल्यू एड की और भेज दिया। Concept, somebody requested that I should repeat it. The concept is when the tariff rate to produce a product and the raw materials is higher than the product itself, the tariff is said to be anomalous. नई बात बनी, क्लियर? नहीं, 100% कैस्केडिंग है, बिल्कुल उसके इन लाइन है। ये फ़र्क सिर्फ ये है कि वो यूं आ रहा था, ये यूं जा रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज आउटपुट। आउटपुट मींस वैल्यू एडेड, सो इट शुड attract 25% rate. These are the raw materials, less value added. These should attract less. Where is the anomaly? Whereas this product, the rate on the import of caustic soda should be less than 25%. How much less? Again, that's a big question. But it should be less than 25%. So it is at 116%. So this is the anomaly. Is it clear? PCT number is different for all. Oh, PCT number is Pakistan Customs Tariff number. Pakistan Customs Tariff. I'll try to bring a book next time कि आपको मैं दिखाऊं कि what is a tariff. और नंबर्स के अगेंस्ट टैरिफ्स हैं, और ये होता किस तरह से है, स्विच इट ऑफ में आपको थोड़ा सा वो भी बता दो। पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ is based on harmonized coding system. Harmonized coding system is a system which has been accepted globally कि कौन सी चीज़ कहाँ क्लासिफाई होगी। There are chapters 1 to 99 in any customs tariff. Chapter 1 से लेके 24 तक these are agricultural products, and from 25 to 39 तक these are chemicals. 39-40 से onward यहाँ इसमें wood, rubber, paper, ये चीज़ें आ जाती हैं। Then इससे जब आप आगे चलते हैं you reach chapter 50 onwards, लेके यहाँ से if I'm not wrong से chapter 69 और 65 तक टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और इसमें मैन मेड फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, यार्न, थिंग्स लाइक दैट। जी कार्पेट्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। 65 से फिर आगे 70 से लेके 83 तक मेटल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ धातें जो हैं, उसमें फेरस भी है, नॉन फेरस भी है। 84 से लेके 85 तक इसमें मशीनरी आ जाती है, बोथ इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी।
85 से 86 से I don't remember, my memory fades out after that. 99 chapter is vacant, is free. और कस्टम्स में अगर किसी को कहना हो कि ये फारग दिमाग है तो उसे कहते हैं ये चैप्टर 99 है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है 83, दिस इज फॉर इंस्टेंस वी टेक चैप्टर 84. 84 is the chapter. is chapter 84.01 कोई मशीनरी की कोई आइटम होगी, स्पेसिफाइड मशीनरी। जब ये 4 डिजिट हो जाता है 84.01, ये चैप्टर से बढ़ के आ जाता है, दिस इज नोन एज टैरिफ लाइन। टैरिफ लाइन LINE, यानी कि अब आप ये तो चैप्टर यहां तक था, चैप्टर नंबर। जब आपने 01 डाल दिया तो आप एक स्पेसिफिक आइटम पे चले गए एंड दिस बिकम्स टैरिफ लाइन। उसके बाद 84.01.200 में भी ये मशीनरी हो, टेक्सटाइल मशीनरी है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप एग्जैक्ट आइटम पे चले गए कि ये टेक्सटाइल मशीनरी कौन सी है, ये वो है स्पिनिंग मशीन है या जिनिंग मशीन है या कोमिंग मशीन है, कौन सी मशीन है, तो फिर आप इसके इस लेवल पे चले जाते हैं। तो ये PCT नंबर वो है जो आपने देखा है। 4 डिजिट में मशीनरी, 4 डिजिट में इट्स टैरिफ लाइन। जी, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में? मशीनरी के इटसेल्फ के बारे में। I'll try to bring in रेट्स भी होते हैं फिर? ये देखिए ना, ये आपको बता रहा हूँ। ये तो इसके रॉ मटेरियल्स है ना, ये इट्स डिफरेंट थिंग, आप उसको इसमें नहीं देख सकते। उसकी वजह देखिए, अब ये है ना, ये 29 पॉइंट, अब ये अगर यहाँ रुक जाएं तो 29 इज द चैप्टर ऑन केमिकल्स। अच्छा, अब 29.15 पे आ जाएंगे तो वो एक टैरिफ लाइन है एसिड्स के बारे में। जब आप 29.15 के बाद 1100 पे आएंगे तो वो फिर कौन सा है, वो पर्टिकुलर आइटम है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और जब आप देखते हैं कि कोई एक इंपोर्ट कर रहा है और उसने क्लासिफाई कर दिया बजाय किसी एक हेडिंग के दूसरी हेडिंग में, और उसके ऊपर पता लगा ड्यूटी रेट कम है और वो बहुत फ़ायदा उठा गया, तो वो क्या है, बेसिकली वो क्लासिफिकेशन स्किल्स हैं। लेकिन इसके ऊपर रूलिंग्स हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट के रूलिंग्स हैं, हार्मोनाइज कोडिंग की रूलिंग्स हैं, एक हार्मोनाइज कोडिंग सिस्टम आता है, उसके तहत फ्रॉम नीडल टू एयरक्राफ्ट एवरीथिंग इज डिफाइंड इनटू इट कि ये क्या चीज़ है, किधर क्लासीफाई होनी चाहिए। जी, कस्टम ड्यूटी रेट भी होते हैं, सेल्स टैक्स के रेट भी होते हैं इसके अंदर। इट गोज विद द बजट। Yes, it's harmonized. When I say harmonized, it means all. Standards और चीज़ है, don't mix up things. वो standards is different. Like जब आप वो यही कोड है ना, this is the harmonized code. So gentlemen, we'll stop at tariff anomaly, fiscal anomaly. For to understand fiscal anomaly, you need fresh mind and fresh spirit. I will mail the slides to the email address that you've given. So please ensure the link to email addresses are the underscores है या minuses है, because सबके underscores है, minus नहीं आ रहा। जी, dot ही है, नहीं dot का मतलब